हेलो, गुड मॉर्निंग जी। तो देखिए, ये जो आज YouTube पे मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, ये सभी के लिए है। मतलब केवल स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सभी के लिए मतलब यहाँ पर जो भी एक इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है कि भाई वर्तमान परिस्थिति अपन जो देख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन हो रहा है हमारा, ये कोरोना वायरस के कारण। लेकिन अपने को जीवन की गतिशीलता को भी बनाए रखना है, ठीक है। मतलब भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई जो भी हमारे देश की जो गाइडलाइंस है या जो राज्य की जो गाइडलाइंस है कि कोरोना से अपने आप को हम कैसे बचाने का प्रयास करें, तो जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि भाई आप मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। सैनिटाइज़र के स्थान पर ज़्यादा अच्छा है कि आप हैंड वॉश या साबुन का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेटर होगा। और साथ ही भाई जो भी आपका लॉकडाउन वगैरह होता है तो उसके नियमों का पालन कीजिए। आप जब तक घर के अंदर हैं तभी तक आप सुरक्षित हैं, इस विचारधारा को ध्यान रखिए। ये विचारधारा मेरी नहीं है, बल्कि देश के जो विभिन्न आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित या वैश्विक स्तर पर जो डॉक्टर्स लोगों हैं उनकी विचारधारा है। उसी को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा आने का उद्देश्य ये है कि मुझे भी लगभग 26-27 साल हो गए पढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में। तो मान के चलिए कि 8-10 हज़ार या उससे भी ज़्यादा लोग तो मेरे स्टूडेंट ही हैं। तो मेरे स्टूडेंट से भी ये आग्रह है कि जो मेरा ये विचार है ये लोगों के बीच में प्रेषित करें कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जब हम घर में रह रहे हैं तो मान के चलिए कि घर में भी खाली बैठे बैठे हम परेशान हो जाते हैं और वीडियोज वगैरह अधिक से अधिक हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन क्लास को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास सीधी सी बात है कि एक मजबूरी है, ठीक है, कि भाई ऑफलाइन में क्या होता है कि निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। हम अपने घर से किसी दूसरे स्थान पर पढ़ने के लिए आते हैं, एक प्रकार से एक्सरसाइज होता है। लेकिन जब हम घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और वहाँ पर हम ये सोचें कि ऑनलाइन क्लास या वीडियो या कंप्यूटर के माध्यम से हम 2.5-3 घंटे तक का वीडियोज वगैरह को देख के ज्ञान को अर्जित करें, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी लगभग 26-27 साल से बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं किस तरीके से प्रभावित होती हैं, हमारा विजन किस तरीके से प्रभावित होता है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट मुझे भी लगभग क्लियर है। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि भाई ये जो हमारा नेत्र के अंदर में हमारा जो लेंस है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये जो लेंस है इस तरीके से होता है। ये लेंस हमारा क्या है, ध्यान रखेंगे, ये आपका कॉन्वेक्स है। ये लेंस क्या है, आपका कॉन्वेक्स है। तो जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं तो पास की वस्तु को देखने के लिए हमारा लेंस क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। और दूर की वस्तु को देखना होता है तो जो मसल्स है उसके संकुचन या तनाव के कारण वो ऐसा करके अवतल हो जाता है। मतलब ये जो हमारा लेंस की स्थिति है, यदि हम पास की वस्तु देख रहे हैं तो ये उत्तल रहेगा या क्या रहेगा, आपका कॉन्केव रहेगा, उत्तल रहेगा या एक मिनट ना, हाँ, उत्तल या क्या रहेगा आपका, ये कॉन्वेक्स रहेगा। कॉन्वेक्स मतलब क्या हो गया आपका, ये उत्तल। और दूसरी एक सिचुएशन आती है इस तरीके से कि भाई जब हम यहाँ पर क्या होता है आपका कि दूर की वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे, तो दूर की वस्तु को देखने का जब हम प्रयास करते हैं तो लेंस हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से अवतल स्थिति में आ जाता है। ये हमारा लेंस क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और पास की वस्तु को अपन देख रहे हैं तो हमारा लेंस क्या होगा, ये उत्तल होगा। बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है ये। तो ये लेंस उत्तल हो रहा है या अवतल हो रहा है, तो भाई यदि ये लूज पड़ेगी मसल्स तो ये उत्तल हो जाएगा, और मसल्स में यदि खिंचाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवतल हो जाएगा। बहुत सामान्य तरीके से आप देखिए कि भाई हम किसी पास की वस्तु को देख रहे हैं तो ऐसा करके हम देख रहे हैं, तो ऐसा देख रहे हैं मतलब हमारा लेंस क्या हो चुका है, उत्तल हो चुका है, कॉन्वेक्स हो चुका है। और दूर की वस्तु को देख रहे हैं हम ऐसा करके तो लेंस क्या हो जाता है, अवतल हो जाता है। मतलब पास की वस्तु को देखना या दूर की वस्तु को देखना, ये हमारी जो सिलियरी मसल्स है उस मसल्स
के वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आप बहुत सामान्य तरीके से सोचिए, यदि हम लगातार मोबाइल को ऐसा देख रहे हैं तो हमारा लेंस क्या होगा, उत्तल ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे जो मसल्स का वर्किंग करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते चले जाएगी। और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा कि हम पास की वस्तु को तो देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु फिर अपने को देखने में क्या है, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और दूर की वस्तु जब देखने में प्रॉब्लम आने लगती है तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें उल्टा रहता है कि भाई हमने निकट दृष्टि दोष बोला तो निकट दृष्टि दोष बोलने का मतलब क्या है कि निकट की वस्तु अपने को स्पष्ट दिख रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट वहां पर अपने को दिखाई नहीं दे पाती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, मायोपिया के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा चांसेज मायोपिया के आपके क्या हैं, बढ़ने के चांसेज रहेंगे। तो ठीक है कि भाई हम खाली बैठे हैं, ज्ञान अर्जित करना है जरूरी है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भाई मतलब हर किसी के पास इतना बड़ा मकान नहीं कि उसका खुद का अपना गार्डन हो या बड़ा एक हॉल हो जहां पर कि वो टहल सकता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 कमरे में जीवन यापन करना रहता है, तो भी ये कोशिश करें कि अधिक समय एक स्थान पर बैठे ना रहें, बल्कि जो भी आपके पास स्पेस है उसमें चहलकदमी कीजिए या घर में जो बच्चे वगैरह हैं उनके साथ में आप मनोरंजन कीजिए, इंटरटेनमेंट करिए। मतलब किसी प्रकार से ये जो विपरीत परिस्थिति चल रही है इसके समाप्त होने का इंतजार करें। और मान के चलिए ये तो भाई एक प्राकृतिक आपदा है, मतलब इसको हम मानव जनित माने या प्राकृतिक आपदा बोले ये तो अभी अपन क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आपदा है और इस आपदा का अपने को सामना करना है। तो उस आपदा का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम अपना जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी हम विकसित करें। ठीक है। मतलब मान के चलिए कि भाई पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आप पढ़ेंगे तो कोशिश यही करना है अपने को कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में, ऑनलाइन वीडियोज के चक्कर में हम ना पढ़ें। मतलब भाई आप 2 पार्ट में देख लीजिए, भाई एक बार आप आधा घंटा सुबह के समय देख लीजिए, एक बार आप आधा घंटा शाम के समय देख लीजिए। वर्तमान परिस्थिति में यही मतलब एक अनुकूल होगा। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे ज्ञान अर्जित करना है, पढ़ना है, वो 2.5, 3, 4 घंटे ऑनलाइन वीडियोस को देखेंगे तो मान के चलिए कि ज्ञान तो आप अर्जित कर लेंगे, लेकिन इस ज्ञान का जब उपयोग करने का समय आएगा तो आप शायद शारीरिक रूप से उतना सक्षम ना रहें। मैं खुद मतलब ऑनलाइन क्लास मतलब लोगों को जानकारी देता हूं, लेकिन जरूरी यह भी है कि उसके जो नकारात्मक परिणाम है उससे भी आपको अवगत कराया जाए। अभी हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, बहुत से बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं कि सर इस खाली टाइम में क्या करें। बहुत सारे पेरेंट्स भी संपर्क करते हैं कि बच्चे क्या करें। तो सबसे बेटर ये है कि आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है उस बुक्स वगैरह को खाली टाइम पर आप पढ़िए। ठीक है। बुक्स बोलने का मतलब क्या है कि भाई जब अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे हम पीएससी की तैयारी करें चाहे एसएससी की तैयारी करें, मतलब जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान अर्जित करना। यदि हमारे पास नॉलेज है तो हम अपना भविष्य जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उसको अपन टर्न कर सकते हैं। तो ज्ञान मतलब क्या चीज है ज्ञान? तो ज्ञान मतलब भाई लोग पूछते हैं मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ूं मैं? तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई घर में आपके जो छोटे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं क्लास 5th से लेकर के आपका क्लास 5th क्लास 6th, तो इनकी जो बुक्स वगैरह होती है उस बुक्स को आप पढ़िए। और वैसे भी ये माना जाता है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो क्लास 6th से लेकर के क्लास 12th तक की जो बुक्स है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसका यदि अपने को पूरा ज्ञान है तो देश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अबाउट 75 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं उसी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बुक्स से संबंधित होते हैं। तो जो नए बच्चे मतलब खास करके जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि हम क्या तैयारी करें, क्या नोट्स बनाएं, कई प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि भाई पहले जब अपन पढ़ते हैं एक लॉर्ड मैकाले का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उन्होंने क्या है कि अपना जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या है आपका 3R मॉडल दिया था। क्या मॉडल दिया था उन्होंने? 3R मॉडल।
तो जो 3R मॉडल है, ये 3R मॉडल क्या चीज़ है इसको आप देखिए भाई। 3R मॉडल मतलब इस 3R का मतलब क्या है आपका, ये रीडिंग, ये क्या है आपका रीडिंग। दूसरा आपका क्या हो गया, ये राइटिंग, ये R का मतलब यहाँ पे क्या है आपका राइटिंग, ठीक है। और थर्ड वाले R का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर एरिथमेटिक। थर्ड वाले R का मतलब क्या है आपका, ये एरिथमेटिक, मतलब अंक गणित से संबंधित की एक सामान्य बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। मतलब शिक्षा का जो मूल आधार है, शिक्षा का मूल आधार क्या है कि व्यक्ति को मतलब पढ़ना आना चाहिए अच्छे तरीके से, लिखना अच्छे तरीके से आना चाहिए, और एक बौद्धिक क्षमता उसके पास होना चाहिए कि अंकों का उसको ज्ञान हो कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को आप मतलब ज्ञान को पहले अर्जित कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि यदि ये तीन क्षमता आपके पास है तो आप अपने चॉइस का कोई भी सब्जेक्ट को आप उठाइए। भाई अलग अलग चॉइस होती है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो भी क्लास 6 की जो बुक्स वगैरह है, खास करके अपन एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स को उठा करके आप पढ़िए। मतलब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई एक बार दो बार पढ़ने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या जो निर्धारित पेज आपने कर लिया कि भाई मेरे को 1 से 5 पेज तक का पढ़ना है, उसको आप 4-5 बार पढ़िए। जब 4-5 बार पढ़ेंगे तो अपने आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद फिर सारी चीजें आपको क्या है समझ में आने लग जाएंगी। क्योंकि होता क्या है देखिए कि भाई किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ करके हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए या अपनी लेखन शैली में मतलब विकास करने के लिए या सुधार लाने के लिए अपने को विभिन्न प्रकार की जो मतलब सब्जेक्ट हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, उनका अपने को ज्ञान होना चाहिए। कि कोई ये बोले कि मैं केवल संविधान पढ़ लूंगा तो संविधान पढ़ने से मुझे एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं। संविधान को समझने के लिए आपको जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है या जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि देश में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सब चीज को जब आप समझेंगे तब क्या है कि आप ज्ञान की जो पूर्णता है उसकी तरफ मतलब अग्रसर हो पाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ध्यान रखना, खास करके जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सबसे पहले वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है कि भाई सबसे पहले तो बिल्कुल जो नए स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट क्या है कि कोई भी एक जीके की बेसिक बुक ले लें। जीके की बेसिक बुक बोलने का मतलब क्या होता है, एक आधार सामान्य ज्ञान करके लगभग 80-90 रुपए की पुस्तक आती है, उस पुस्तक को आप लीजिए, उसमें बेसिक ज्ञान रहता है। बेसिक ज्ञान क्या होता है, बेसिक ज्ञान मतलब यही कि भाई आपका महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, कौन सा बड़ा महासागर है, कौन सा सबसे गहरा महासागर है, ठीक है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक, संसार का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, विश्व में जो वन वगैरह पाए जाते हैं, घास के मैदान क्या होते हैं, ठीक है। ये मतलब आपका जो बेसिक चीजें कि भाई चंद्रमा पे सबसे पहले कौन पहुंचा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन था, महिला कौन थी, इसको अपन बोलते हैं बेसिक नॉलेज बोलते हैं। इसको आप पहले अर्जित कीजिए। अब जब ये बेसिक ज्ञान आपका क्लियर होते चले जाएगा तो जो मैंने आपको बताया कि 6th क्लास से लेकर के जो आपका एनसीईआरटी की बुक्स है 12th क्लास तक की, उस बुक को आप पढ़िए। मतलब नोट्स बनाने की प्रक्रिया अभी आप नहीं कीजिए, सबसे पहले आप एक बेसिक नॉलेज को गेन कीजिए। और जब बेसिक नॉलेज आपके पास हो जाएगा कि भाई आपको फटाफट मालूम रहेगा कि ये देश इस महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी ये है, इस देश की मुद्रा ये है, इस देश का जो नेशनल फ्लैग है, जो वहाँ का तिरंगा है, वो मतलब जो भी नेशनल फ्लैग वहाँ का है वो किस तरीके से है, वहाँ की पार्लियामेंट या वहाँ की संसद को अपन क्या बोलते हैं। बेसिक नॉलेज जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आप फिर आप बुक्स में जाएंगे। बुक्स को एक एक लाइन आप पूरा पढ़ते जाइए। तो पुस्तक को जब एक एक लाइन आप पढ़ेंगे, ऐसा आपको मान के चलना है कि कम से कम 2.5-3 महीने तक का इस प्रोसेस को कीजिए, तब आपका जाकर के बेसिक नॉलेज क्लियर होता है।
मतलब आप उसी चीज को पढ़ेंगे जिसको पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय आपका उद्देश्य क्या था कि केवल एग्जाम में परसेंटेज बनाना। तो परसेंटेज तो हमने बना लिया 90%, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो 90% वाला बच्चा है, आज एक सिंपल आप कि भाई जो 90% आया है, जो 100% आपका रिजल्ट लाया है, आप उससे जा करके 2 क्वेश्चन पूछिए कि भारतीय पार्लियामेंट के बारे में क्या जानता है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, प्रेसिडेंट वर्किंग किस तरीके से करता है, आपका ग्राम पंचायत क्या होती है, उसका जो क्षेत्र है वो कौन से नगर निगम में आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल भी वो इन प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएगा। मतलब इन प्रश्नों को हम कब समझ पाते हैं, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम वास्तव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं, ये जब हम सोच करके तैयारी करते हैं, तभी हम उन चीज़ों को गहराई से समझ सकते हैं। तो नए बच्चों के लिए जो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि पहले एक बेसिक नॉलेज की बुक को खरीदें और डिसाइड करें कि रोज़ मेरे को 1 घंटा इसमें से पॉइंट को कवर करना है। टाइम को डिसाइड कीजिए। दूसरा, आप ये डिसाइड कीजिए कोई भी कि भाई ये भूगोल की एक पुस्तक है, भारत का भूगोल है या विश्व का भूगोल है, उस भूगोल की पुस्तक को आप पढ़िए। मतलब 4-5 महीने तो केवल आप पढ़िए और उस ज्ञान को अर्जित कीजिए। और 4-5 महीने पढ़ने के बाद जब आपको एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा, तब आप ये डिसाइड करना कि मैं पीएससी की तैयारी करूं कि यूपीएससी की तैयारी करूं या मैं एसएससी की तैयारी करूं। अब यहां पर होता क्या है कि बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा है और तुरंत आके बोलता है सर मेरे को पीएससी की तैयारी करना है, या मैं दिल्ली जा रहा हूं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, आपका बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं है और आप क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दिल्ली वगैरह में या राजस्थान वगैरह आप चले जाते हैं, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, तो वहां पे तो भाई मतलब पूरा एक लेक्चर थ्रू आउट दिया जा रहा है, तो उस लेक्चर को आप कैसे कैच कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत से बच्चे आपका दिल्ली चले जाते हैं, कोई इलाहाबाद चले जाता है, 4-5 साल तक का वहां पर अपना पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि उनका बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसी स्थिति मत आए। जो बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं, मैं तो उनको यही सजेस्ट करता हूं कि पहले आप 5-6 महीना बेसिक नॉलेज को अपना क्लियर कीजिए, या कभी आपने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जिन पुस्तकों को पढ़ा था, उन पुस्तकों को आप रिवीजन कीजिए, अपना ज्ञान को आप जो रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि मेरे को पीएससी का एग्जाम देना है या कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, मतलब नए बच्चों के लिए बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब अभी एग्जाम कोई दें, अपना पहले वो 5-6 महीना अपना बेसिक तैयार करें। बेसिक तैयार करने के बाद फिर विभिन्न एग्जाम के पैटर्न को देखिए कि भाई पीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, मतलब एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए उनके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आप देखिए कि भाई आपको पीएससी का तैयारी करना है तो छत्तीसगढ़ पीएससी जो आपका पिछले 6-7 साल के दौरान एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस चीज को पढ़ने से हमको एग्जाम में क्वेश्चंस कवर होता है। तो ये सारी चीजों को आप देखिए। ठीक है, दूसरा जो मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग कीजिए। बाकी जितना अलग अलग पार्ट रहता है कि भाई ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है उससे मिलेगी। तो ये तो हुआ हमारा कि भाई एक प्रारंभिक परीक्षा की अपनी तैयारी, और मेंस एग्जाम की तैयारी या मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको तैयार होइए कि भाई जो बच्चा पीएससी मेंस की तैयारी करना चाह रहा है, तो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने के पहले उसका मेंस एग्जाम की लगभग 50% तैयारी जब हो जाए, तभी वो प्रारंभिक परीक्षा को देने के बारे में सोचे। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो गई लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है। अब वो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर लिए, लेकिन पीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के पश्चात मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए या उसका प्रॉपर नोट्स तैयार करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो बेटर यही है कि अपने आप को पहले प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिए, उसके पश्चात मेंस एग्जाम की आप 50% तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात फिर आप क्या है प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट है जो मेंस एग्जाम का, वो आप क्या है कवर कर पाएंगे। दूसरा ये ध्यान रखिए कि नोट्स स्वयं बनाइए।
आयरन में किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नोट्स के ऊपर आप निर्भर मत रहिए। आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब सोच करके उसके आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। तो धीरे धीरे मतलब ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आप मतलब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो ये तो था एक मतलब बेसिक कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें अभी जो मेरा टारगेट है वो टारगेट ये है कि बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है वो उपलब्ध कराऊं। और ये ध्यान रखेंगे कि जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं तो इसका कोई ऐसा शुल्क अगर आपको देना नहीं है, ये विपरीत परिस्थिति में केवल जन कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा एक सकारात्मक कार्य है। तो जो बच्चे पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको जो पीएससी मुख्य परीक्षा का 5वें नंबर का पेपर है, 5वें नंबर का पेपर मतलब जो कि पिछले साल नया जुड़ा है, जिसमें है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ का भूगोल, इससे संबंधित मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इस सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार करें उससे संबंधित आपको जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी।